नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने सत्ता के प्रत्यायोजन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क और कोऑर्डिनेशन, समन्वय के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्य विभाजन का सिद्धांत लोक प्रशासन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आधुनिक युग में विशेषीकरण ने हमारे जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है। कार्य की दृष्टि से आज का युग विशेषीकरण का युग है, जिसमें प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए विशेष प्रकार के दक्ष, निपुण एवं योग्य व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार का विशेषीकरण कार्य विभाजन के आधार पर सरल होता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत आज अनेक प्रकार के विशेष कार्य प्रशासन को करने पड़ते हैं। इन विशेष कार्यों को सफलतापूर्वक शीघ्र संपन्न करने के लिए विशेष गुण, योग्यता और प्रतिभा वाले कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही लोगों द्वारा जन नीतियों को अभिव्यक्त किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है और उन्हें साकार रूप प्रदान किया जाता है। इसके लिए जहाँ कार्य को बांटना जरूरी होता है, वहीं यह भी आवश्यक है कि बांटा गया कार्य उचित, सक्षम, योग्य, दक्ष और तकनीकी रूप से निपुण व्यक्तियों को संपन्न करने के लिए ही सौंपा जाए, ताकि कार्य अधिक कुशलता के साथ संपन्न हो सके। कार्य विभाजन की आवश्यकता, महत्व और समस्या। संगठन में एक समस्या सदैव ही बनी रहती है कि कार्य का विभाजन और उपविभाजन किस तरह किया जाए और कौन से स्तरों पर किया जाए। अगर कार्य का विभाजन गलत ढंग से हो जाए या फिर उचित कार्य विभाजन गलत आदमियों के बीच कर दिया जाए तो संगठन चरमरा जाएगा। अतः संगठन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में कार्य का विभाजन बड़ी सूझबूझ से किया जाना चाहिए। कार्य का उपविभाजन संगठन की एक प्रमुख समस्या है। कार्य का विभाजन करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कार्य का उपविभाजन किस ढंग से किया जाए कि संगठन कार्यशील रहते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य समय पर प्राप्त कर सके, और दूसरा उपविभाजन कौन से स्तर पर किया जाए कि संगठन का मूल उद्देश्य पूरा हो सके और संगठन में समन्वय भी बना रहे। श्रम विभाजन से विशेषीकरण विकसित हो रहा है। इसमें एक कर्मचारी वर्षों तक कार्य प्रक्रिया के एक भाग को करता रहता है और उसके कार्य को कोई अन्य कर्मचारी नहीं कर सकता। अतः विशेषीकरण श्रम विभाजन के साथ तीव्र गति से विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है समन्वय। प्रत्येक बड़े संगठन में कार्य को उसकी प्रकृति के आधार पर अनेक भागों में विभाजित कर दिया जाता है। यह विभाजन वर्तमान युग में दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, और दूसरा है कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रकार संगठन की विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करने के लिए विभिन्न व्यक्ति नियुक्त होते हैं। व्यक्तियों में कार्यों का विभाजन व उपविभाजन कर दिया जाता है, लेकिन संगठनों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि इन विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में एक रूपता तथा समन्वय स्थापित किया जाए। अतः संगठन का प्रथम सिद्धांत है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, जिसमें संगठन सर्वमान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न क्रियाओं के बिना दोहराव और संघर्ष के बीच सामंजस्य उत्पन्न किया जाता है। सरकारी संगठन अनेक विभागों, अभिकरणों और सेवाओं में विभक्त होता है। इनमें से प्रत्येक अनेक शाखाओं, संभागों और इकाइयों में विभक्त होता है। इस कारण यह आवश्यक है कि प्रत्येक इकाई द्वारा संपादित कार्यों और उस संगठन के सर्वमान्य सिद्धांतों के बीच समन्वय स्थापित हो। इसका कारण यह भी उचित ही कहा गया है कि यह समन्वय संगठन के संपूर्ण सिद्धांतों को प्रकट करता है, कुछ भी कम नहीं है। सर्वमान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों में एक रूपता लाने के लिए वर्गीय प्रयासों की क्रमबद्ध व्यवस्था को ही समन्वय कहते हैं। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार समन्वय का अर्थ है कि विभिन्न भागों का आपसी समायोजन एवं उनकी गतिविधियों एवं क्रियाओं का भी समय पर समायोजन हो, ताकि प्रत्येक भाग पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सके। समन्वय में सहयोग की मात्रा में भावना निहित है, लेकिन सहयोग समन्वय का पर्यायवाची नहीं बन सकता। टेरी कहते हैं कि सहयोग किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का एक दूसरे या दूसरों के साथ सामूहिक कार्य है। समन्वय सामूहिक कार्य से कहीं अधिक है और इसका अर्थ है कि प्रयत्नों की समकालिकता या प्रयत्न एक ही समय होने चाहिए। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व। पहला, संघर्ष और कलह को दूर करने के लिए किसी भी संगठन में विभिन्न कर्मचारियों के मध्य किसी बात को लेकर संघर्ष, संदेह और अविश्वास हो ही जाता है। समन्वय द्वारा ऐसे संघर्षों और विवादों को हल किया जाता है। कार्य में दोहराव को रोकने के लिए भी समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कार्य करते समय संगठन के विभिन्न घटकों में कार्य की पुनरावृत्ति हो ही जाती है, जो संगठन के लिए हानिकारक होती है, लेकिन उचित समन्वय से कार्य में होने वाले जाने अनजाने दोहराव को रोकने के लिए अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। तीसरा,
समन्वय द्वारा सहयोग की भावना उत्पन्न करके कर्मचारियों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टीम भावना पैदा की जा सकती है। समन्वय के प्रकार। आंतरिक समन्वय संगठन द्वारा उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच किया जाता है। दूसरा लंब रूप समन्वय, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन से मेरा अर्थ एक ऐसे समन्वय से है जिसमें संगठन की इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच, जैसे निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, निरीक्षक एवं लिपिकों के बीच समन्वय होता है। ऐसे समन्वय में उच्च अधिकारियों के निम्न अधिकारियों के बीच समन्वय को कहते हैं, जिसमें पद सोपान, आदेश की एकता तथा सत्ता के प्रत्यायोजन के सिद्धांत का काफ़ी महत्व होता है। समतल हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, जिसमें प्रबंध समान स्तरों पर किया जाता है। एक विभाग जैसे कॉलेज प्रबंधकों का जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय होता है तो ऐसे समन्वय को समतल समन्वय या हॉरिजॉन्टल समन्वय कहा जाता है। इन तीनों ही प्रकार के समन्वय में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं जो संगठन के बढ़ते हुए आकार, विशेषीकरण, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति आकृति के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही हैं। समन्वय के आवश्यक तत्व। प्रोफेसर गेब्स के अनुसार समन्वय के आवश्यक तत्व निम्न है। पहला, अन्य अभिकरणों के कार्य से परिचय। दूसरा, अनौपचारिक जान पहचान। तीसरा, भौतिक समीपता। चौथा, विशिष्ट उद्देश्य। पांचवा, काम में भाग लेने वालों की संख्या सीमित हो। प्रोफेसर एल्बोन के अनुसार समन्वय में 6 तत्व होते हैं। पहला, समन्वय करने वाले कर्मचारी, समितियां और सम्मेलन, अनुदेशन, प्रतिवेदन, पर्यवेक्षण और नीतियाँ। भारत व इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता जो समन्वय करती है वह मंत्री परिषद है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कार्य राष्ट्रपति करता है। समन्वय में उत्पन्न अनेक बाधाएं। पहले, आज्ञाएं। दूसरा, अनुदेश, सम्मेलन। प्रेम से मनोदेश समझकर, लेकिन इन सब में मनोदशा समझने के द्वारा उत्पन्न समन्वय अधिक प्रभावशाली और स्थायी होता है। अब आता है पर्यवेक्षण या सुपरविजन। संचार, नेतृत्व और पर्यवेक्षण या अधीक्षण या निरीक्षण उचित समन्वय हेतु प्रमुख तत्व है। कार्य के उचित ढंग से संपन्न होने के लिए पर्यवेक्षण नितांत आवश्यक है। पर्यवेक्षण, निरीक्षण और जांच के माध्यम से संगठन की विभिन्न इकाइयों में तालमेल बिठाकर कार्य को कम समय, कम कीमत और बेहतर ढंग से संपन्न करना ही पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्य सुपर और वीक्षण विजन यानी सुपरविजन, जिसका अर्थ है देखने की उच्च शक्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि एक उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ का मार्गदर्शन करके उसके तमाम गतिविधियों की निगरानी रखकर उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के नतीजों को मापना ही पर्यवेक्षण है। जब कार्य करते हुए कर्मचारी को गलत काम करने के लिए टोका जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, तो ये पर्यवेक्षण का यह रूप नकारात्मक कहलाता है। लेकिन जब पर्यवेक्षक अधीनस्थों के कार्यों की प्रशंसा करता है, उन्हें कार्य करने के उत्तम तरीके बतलाता है, तो उनका हौसला बुलंद होता है और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसे सकारात्मक सुपरविजन कहा जाता है। पर्यवेक्षण के उद्देश्य। पर्यवेक्षण के उद्देश्य पर्यवेक्षण में संगठन की कमियां और दोष नियंत्रण में रहे हैं। पहला, निर्देश देने के उद्देश्य से। दूसरा, कार्य की प्रगति के अवलोकन से। तीसरा, कार्य में तालमेल या समन्वय उत्पन्न करने के उद्देश्य से। चौथा, कार्य के मूल्यांकन हेतु। पांचवा, कार्य की उपलब्धियों की रक्षा हेतु। संगठन में व्याप्त दोषों और कमियों का पता लगाकर उन्हें यथाशक्ति दूर करने के उद्देश्य से पर्यवेक्षण किया जाता है। पर्यवेक्षण की तकनीक। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए नतीजों और शोध के आधार पर पर्यवेक्षण के निम्न तकनीकें कारगर सिद्ध हो सकती हैं। पहला, पर्यवेक्षण नज़दीक से हो व प्रत्यक्ष हो। दूसरा, पर्यवेक्षक का व्यवहार मानवीय आधार पर टिका हुआ हो। तीसरा, कर्मचारी कल्याण पर ध्यान देने से संगठन के उद्देश्य ज़्यादा अच्छे ढंग से प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्ति को स्थान व समूह कार्यों को प्रोत्साहन देकर ज़्यादा हितकर होगा। पर्यवेक्षक की योजना का पूर्वानुमोदन होना चाहिए। सेवा का एक निश्चित स्तर निर्धारित करना चाहिए। कर्मचारियों की नियुक्ति एक निश्चित मापदंड के अनुसार हो। बजट सीमा ठीक से निर्धारित हो। समय समय पर उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जाना चाहिए तथा समय समय पर निर्धारित व आकस्मिक निरीक्षण की व्यवस्था हो ताकि प्रत्येक कर्मचारी जागरूक रह सके। आदर्श पर्यवेक्षक के गुण। एक पर्यवेक्षक में अच्छे गुण होने चाहिए ताकि अधीनस्थ अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उसे बताएं और उसे ठीक करें। पिफनर के अनुसार एक पर्यवेक्षक में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, कार्य की जानकारी। दूसरा, व्यक्तिगत योग्यता जिसमें सहयोग, सलाह व दूसरों के अहंकार को तृप्त करने की क्षमता। तीसरा है शैक्षिक योग्यता।
चौथा कार्य के प्रति लगाव, पांचवा निर्णय करने की क्षमता, छठा उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता, सातवां है उच्च नैतिकता, आठवां है प्रबंधकीय योग्यता, नौवां है जिज्ञासा और नए प्रयोग करने की क्षमता तथा 10वां है अधीनस्थों को प्रेरित करने की क्षमता। इसके अलावा उनमें पहल शक्ति, इंटिटेटिव, चातुर्य, टैक्ट, उत्साह व उमंग, भावात्मक नियंत्रण और निष्पक्षता भी जरूरी है। नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।